हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार, लेक्चरर डाइट पीलीभीत, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ, सकुशल, सुरक्षित होंगे। ऑनलाइन लेक्चरर की आज की श्रृंखला में हम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, जिसे RTE एक्ट 2009 के नाम से जाना जाता है, के विषय में चर्चा करेंगे। आज मैं आपको RTE एक्ट 2009 के बारे में अवगत कराऊंगा। हम जानते हैं कि कोई भी राष्ट्र प्रगति की सीढ़ियाँ कितनी तेज़ी से चढ़ सकता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस राष्ट्र की आने वाली पीढ़ियों में कितनी ताकत है, उसमें कितना उत्साह है और उन्हें कितना प्रोत्साहित किया जाता है। शायद इसीलिए ये कहा जाता है कि जो नई पीढ़ियाँ होती हैं वो पुरानी पीढ़ियों से भी एक कदम आगे होती हैं। ये अपनी इमारत उन नींवों पर बुलंद करती हैं जो उनकी पिछली पीढ़ियों ने बना रखी हैं। बालकों को अनुकूल वातावरण प्रदान करना, उन्हें ऐसी शिक्षा देना जिससे वह अपने आसपास की समस्याओं के प्रति सजग हो सकें, किसी भी राष्ट्र के लिए निहायत बुनियादी और आवश्यक कदम है। शिक्षा के द्वारा मानव मस्तिष्क का विकास होता है, बालक के मस्तिष्क का विकास होता है और मस्तिष्क से विकसित ये बालक देश की उन्नति प्रगति में अपना योगदान देते हैं। शिक्षा की इसी ज़रूरत को समझकर हमारे संविधान ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 45 के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था की ओर ध्यान दिया, परंतु ये अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व का वर्णन करता था, इसीलिए पूरे तरीके से सरकारों के द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सका और इस वर्ष 1976 से पूर्व शिक्षा प्रदान करने का जो उत्तरदायित्व था वो राज्यों के अधीन था। राज्य सूची के विषय के कारण शिक्षा व्यवस्था में एक रूपता का अभाव था, क्योंकि भारत में विभिन्न राज्य हैं और प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी अलग अलग नीतिगत निर्णय होते थे, अलग अलग नियम होते थे, अलग अलग कानून बनाए जाते थे जिसके आधार पर शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी और इसीलिए पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था में एक रूपता का अभाव था। कुछ राज्य शिक्षा प्रदान करने के प्रति जागरूक रहते थे, जबकि कुछ राज्य ऐसे थे जो शिक्षा में पूरी तरीके से जागरूक ना रहकर उदासीन रहते थे। इसलिए शिक्षा में जो प्रगति थी वो अपेक्षाकृत न्यून दिखाई देती थी। इसी असमानता को दूर करने के लिए सन 1964 में कोठारी आयोग का गठन किया गया। देखिए, शिक्षा प्रणाली में स्वतंत्रता के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा अधिनियम, माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग जैसे अनेक आयोग गठित किए गए, लेकिन कोठारी आयोग का एक महत्वपूर्ण स्थान है जिसका कार्य था शिक्षा में सुधार एवं 100% नामांकन एवं ठहराव के लिए सुझाव देना। यही आयोग भविष्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का आधार बना। देखिए, हम जान रहे हैं कि यहाँ पर हम शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की बात कर रहे हैं और भारत में शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत अनुच्छेद 45 से हुई है। तो यहाँ पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम दो चीज़ों पर शुरुआत से डिपेंड कर रहा है, एक अनुच्छेद 45 और एक कोठारी आयोग। इस आयोग की संस्तुति के आधार पर सन 1968 तथा 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा की नीति बनाई गई, लेकिन ये राष्ट्रीय शिक्षा की नीति भी अपने उद्देश्यों को 100% सफल नहीं कर पाई। शिक्षा के अपने उद्देश्यों को पूरी ना होते हुए देखकर तथा न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद, न्यायालय का हस्तक्षेप कैसे हुआ? मोहिनी जैन केस बनाम कर्नाटका, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटका का केस तथा उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1993 के केस ने न्यायालय के हस्तक्षेप किया और सरकार को इस प्रकार की व्यवस्था करने का आदेश दिया कि शिक्षा सभी को मूल अधिकार के रूप में प्राप्त हो और इसीलिए सरकार के द्वारा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया गया और इसको अनुच्छेद 21 के सब अनुच्छेद 21A में जोड़ दिया गया और इस प्रकार अनुच्छेद 21A में ये मूल अधिकार बन गया और इस मूल अधिकार के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया तथा साथ ही ऐसा नहीं है कि केवल 21A या 21 में ही परिवर्तन किया गया। जो 86वां संविधान संशोधन 2002 था उसमें अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया गया, अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 51 में भी परिवर्तन किया गया तथा एक मौलिक कर्तव्य अभिभावकों के लिए भी जोड़ा गया कि वह अपने बालकों के लिए शिक्षा प्रदान करवाएंगे। ये उनका एक मौलिक कर्तव्य था। शिक्षा विकास की ये कड़ी लगातार चलती रही और इसी कड़ी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने तथा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया।
पूर्व में दिए गए 21A के मूल अधिकार के बाद भी देश में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ठीक तरीके से नहीं चल पा रही थी तथा अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मूल अधिकार में वर्णित प्रावधान सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध नहीं करवा पा रहे थे। इसमें बच्चों को केवल शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार तो दिया गया था, लेकिन उसमें सरकार को के लिए ये वर्जनाएं निश्चित नहीं की गई थी कि वे बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करवाएंगे। शिक्षा के मूल अधिकार 21A को अपने अंदर समाहित किए हुए शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को लाया गया। यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RT एक्ट 2009 अपने अंदर पूरी तरीके से अनुच्छेद 21A को समाहित किए हुए है। अब हम जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम विश्व में कहाँ लागू हुआ। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है, यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला पहला देश नॉर्वे है तथा भारत 135वें नंबर पर है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, देखिए हम अगर हमें कोई भी अधिनियम लाना होता है तब उसकी एक विधिक प्रक्रिया है और उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास करवाकर माननीय राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित करवाया जाता है और उसके बाद ही वह अधिनियम बन पाता है। इसी क्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया तथा इसके बाद 20 जुलाई 2009 को ये राज्यसभा से पारित कर दिया गया। 26 अगस्त सन 2009 को इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी दी गई और 27 अगस्त 2009 को ये अधिनियमित कर दिया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण देश में लागू हो गया। जम्मू और कश्मीर राज्य तत्समय अलग स्थिति में थे और जम्मू और कश्मीर राज्य में अपना एक अलग संविधान था, अपना एक अलग कानून था जिसमें शिक्षा के इस कानून लागू नहीं होते थे। इस अधिनियम में एक अनुसूची है, 7 अध्याय हैं और 38 धारा हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। इस अधिनियम में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। बालकों को किसी भी प्रकार का दंड, चाहे वह शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा, जो कि एक महत्वपूर्ण बिंदु है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि जो कमजोर और वंचित वर्ग के बालक हैं, इससे पहले ये व्यवस्था नहीं थी। RT एक्ट 2009 में व्यवस्था है कि जो कमजोर और वंचित वर्ग के बालक हैं उनको प्रत्येक निजी विद्यालय में कुल सीटों का 25% सीटों को आरक्षित किया जाएगा। यानी कि यदि किसी विद्यालय में कुल 100 सीटें हैं तो 25 सीटों पर वह विद्यालय कमजोर एवं वंचित वर्ग के बालकों को प्रवेश देगा। कक्षा 8 तक के किसी भी बच्चे को किसी भी दशा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। RT एक्ट कहता है कि कोई बच्चा कक्षा 8 तक फेल नहीं किया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था में जितना भी व्यय होगा वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर व्यय करेंगे। आइए अब हम जानते हैं कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की अनुसूची क्या कहती है। अनुसूची में यह वर्णित है कि प्राइमरी तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में व्यवस्था निम्न प्रकार से होगी। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 होगा, 1:30, फिर 60 बच्चों पर 2, 90 पर 3, इस तरह से व्यवस्था होगी। जबकि कक्षा 6 से 8 में यह अनुपात 1:35 होगा। प्राइमरी विद्यालयों में 150 से अधिक बच्चे होने पर, यानी कि कम से कम 150 बच्चे हों, तब वहाँ पर एक प्रधान अध्यापक की तैनाती की जाएगी। जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100 बच्चे कम से कम होने पर एक प्रधान अध्यापक की तैनाती की जाएगी। प्राथमिक विद्यालयों में कुल कार्य दिवस 200 दिन, कुल कार्य घंटा 800 घंटा तथा प्रति सप्ताह तैयारी सहित 45 घंटे कार्य दिवस के रूप में होंगे। यह इस तरह कार्य दिवस के रूप में होंगे, कार्य समय के रूप में होंगे। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल 220 दिन कार्य दिवस, कुल 1000 घंटे कार्य घंटे तथा प्रति सप्ताह 45 घंटे कार्य सहित कार्य घंटों का विधान किया गया है। अब RT एक्ट 2009 की प्रमुख धाराएं क्या कहती हैं, आइए इस बारे में परिचित होते हैं। धारा 1 से 3, इनमें अधिनियम का परिचय, विस्तार, जारी करने की तिथि तथा महत्वपूर्ण शब्दावली का उल्लेख किया गया है। धारा 1 इस अधिनियम का परिचय देती है कि ये अधिनियम क्या है, इसका नाम क्यों रखा गया, ये धारा 1 में है। धारा 2 ये बताती है कि इसको जारी करने की तिथि क्या थी, ये किस तरीके से बनाया गया, ये धारा 2 में बताया गया है। धारा 3 में इस अधिनियम में
समावेशित विभिन्न विभिन्न प्रकार की शब्दावली का उल्लेख किया गया है। धारा 4, ये धारा आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश का वर्णन करती है। अर्थात यदि कोई बालक किसी एक पर्टिकुलर एज का है, यानी कि अगर वो 10 साल का बालक है तो 10 साल के बालक को कक्षा 6 में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, वो कक्षा 1 में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 10 साल के बालक को 6, 4, 10 यानी कि कक्षा 4 में प्रवेश दिया जाएगा। धारा 5 बालक को अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार देती है, यानी कि बालक कभी भी एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में अगर जाना चाहेगा, दूसरे विद्यालय में अपना नाम लिखाना चाह रहा है तो उसको जाने से रोका नहीं जाएगा, वो बालक का एक अधिकार है। धारा 6 क्या कहती है, आइए इस बारे में जानते हैं। धारा 6 विद्यालय की स्थापना से संबंधित है। इस धारा के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किए जाएंगे, जबकि इनमें से कम 20 विद्यार्थी, यानी कि प्राथमिक विद्यालय में यदि कम से कम 20 विद्यार्थी होंगे, हर 1 किलोमीटर पर एक प्राथमिक विद्यालय तथा हर 2 किलोमीटर पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय बनाया जाएगा और उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 30 विद्यार्थी हों। सर्व शिक्षा अभियान में जो ये 2 किलोमीटर की दूरी थी, ये 3 किलोमीटर की दूरी रखी गई थी, लेकिन आरटी एक्ट में ये 2 किलोमीटर के रूप में कर दिया गया है। धारा 7 केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवरण से संबंधित है, यानी कि ये बताती है कि केंद्र और राज्य किस प्रकार से इस अधिनियम में शिक्षा में व्यय को पूरित करेंगे। केंद्र और राज्य, जब यह अधिनियम लागू हुआ था तब केंद्र 55% तथा राज्य 45% का योगदान देता था। बीच में केंद्र द्वारा 65% और राज्य 35% का योगदान देते थे। वर्तमान समय में केंद्र के द्वारा 68% तथा राज्य 32% का योगदान देता है। इस प्रकार राज्य का योगदान लगातार घट रहा है, जबकि केंद्र का योगदान लगातार बढ़ रहा है। धारा 10 ये माता पिता और अभिभावक के कर्तव्य से संबंधित है। धारा 10 ये बताती है कि माता पिता और अभिभावक के कर्तव्य क्या होंगे, उन्हें प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में भेजना है। धारा 11 इस धारा के अनुसार 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। ये धारा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयु में 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बालकों की जब हम बात करते हैं तब हमने इनसे संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र और नंद घर देखे होंगे। ये आंगनवाड़ी केंद्र और नंद घर इसी धारा 11 के अनुसार बनाए गए हैं। धारा 12 के अनुसार निजी विद्यालय कुल छात्र संख्या का 25% दुर्बल व वंचित वर्गों के लिए आरक्षित रखेंगे तथा प्रवेश देंगे। धारा 13 कहती है कि विद्यालय गरीब बच्चों से प्रवेश के समय कोई भी शुल्क नहीं लेंगे, अर्थात अनुवीक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। यह धारा बताती है कि यदि कोई दुर्बल वंचित वर्ग का गरीब बालक है तो वो प्रवेश के समय उससे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, उसको निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। और वैसे भी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, यानी कि वह अधिनियम, ये इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। यद्यपि निजी विद्यालय यदि कुछ ऐसा करते हैं, निजी विद्यालयों में फिर शुल्क लिया जाता है, तो वो गरीब और जो दुर्बल बच्चे हैं उनसे अनुवीक्षण नहीं करेंगे। धारा 15 कहती है कि विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया सकता, यानी कि कोई बालक यदि विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है तो हम उसको प्रवेश से मना नहीं कर सकते। धारा 17 इस धारा में प्रत्येक प्रकार के दंड पर रोक लगाई गई है, जैसा कि अभी हमने बात की थी कि शारीरिक और मानसिक किसी भी प्रकार के दंड को नहीं दिया जा सकता। धारा 21 इस धारा में विद्यालय प्रबंध समिति के गठन का प्रावधान है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकेंद्रीकरण की बात जब हम करते हैं तब हम देखते हैं कि गांव के द्वारा ही गांव के स्कूल का संचालन किया जाए और इस गांव में एक कमेटी का गठन किया जाता है जिसको विद्यालय प्रबंध समिति कहते हैं। इस प्रबंध समिति में 15 सदस्य होते हैं और इस प्रबंध समिति में एक प्रधानाध्यापक और विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष मुख्य रूप से कार्य करते हैं। धारा 22 इस धारा के अनुसार प्रत्येक विद्यालय 3 वर्ष के लिए विद्यालय विकास योजना का निर्माण करेंगे। प्रत्येक 3 वर्ष के लिए इस योजना के अनुसार ही विद्यालय में आधारभूत कार्य करवाए जाते हैं और इन्हीं कार्यों के द्वारा विद्यालय का भौतिक और अभौतिक दोनों तरीके का विकास किया जाता है। धारा 23 इस धारा में शिक्षक पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, प्रशैक्षणिक योग्यता,
के साथ साथ अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया। अर्थात टीईटी, सीटीईटी जब इनकी बात करते हैं तो ये धारा 23 में वर्णित है कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के साथ साथ टीईटी अथवा सीटीईटी की भी आवश्यकता है। धारा 25, ये धारा शिक्षक छात्र अनुपात से संबंधित है, यानी कि विद्यालयों में शिक्षक छात्र का अनुपात क्या रहेगा। धारा 27, इस धारा में 3 मुख्य कर्तव्य बताए गए हैं, यानी कि शिक्षक के 3 मुख्य कर्तव्य हैं और इन 3 कामों से शिक्षक मना नहीं कर सकते हैं। इन 3 महत्वपूर्ण कामों में जनसंख्या गणना, यानी कि जनसंख्या में ड्यूटी लगाई जानी है, आम चुनाव तथा आपदा राहत कार्य, 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं। शिक्षक उपरोक्त 3 कार्य को करने से मना नहीं कर सकते हैं। धारा 28, ये धारा शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने को निषेध करती है, यानी कि कोई भी सरकारी विद्यालय का शिक्षक है, कोई भी विद्यालय में जो अध्यापन कर रहा है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है। धारा 29, इस धारा के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था की जाएगी। ये वर्णित किया गया है कि प्रत्येक विद्यालय में कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन की व्यवस्था की जाएगी। धारा 30, इस धारा के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा पास करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जाएगा। अर्थात यदि कोई बच्चा किसी भी कक्षा से उत्तीर्ण होता है, किसी भी कक्षा से पास होता है, तो पास होने के बाद हम उस बच्चे को उसका प्रमाण पत्र, उसका रिपोर्ट कार्ड उपलब्ध करवाएंगे। इस प्रमाण पत्र को उपलब्ध करवाने से हम उसको मना नहीं कर सकते हैं। धारा 38, जैसा कि ये अंतिम धारा है, इस धारा में प्रत्येक राज्य को ये शक्ति दी गई है कि प्रत्येक राज्य अपनी आवश्यकता अनुसार आरटीई में संशोधन कर सकते हैं। धारा 38 राज्यों को ये अधिकार देती है कि वह अपनी आवश्यकता अनुसार आरटीई में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए यदि कोई विवाद की स्थिति आती है तो केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया निर्णय ही या केंद्र सरकार के द्वारा किया गया संशोधन ही मान्य होगा। राज्य अपनी आवश्यकता अनुसार सकारात्मक संशोधन कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि आरटीई 2009 के उद्देश्य क्या है, इसको क्यों बनाया गया। तो इसका उद्देश्य है कि प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना व इसका सार्वभौमिकरण करना, यानी कि पूरे देश में एक जैसा व्यवस्था हो। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करना, जो आर्थिक रूप से और कमज़ोर वर्ग के बालक हैं उनको भी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रदान करना। शिक्षा में अभी तक जो देश में शिक्षा की गुणवत्ता जो नीचे थी, उस गुणवत्ता को में वृद्धि करते हुए शिक्षा के स्तर को सुधारना, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है, इस बिंदु है। इसके अतिरिक्त बालिकाओं की शिक्षा के प्रति भी विशेष ध्यान देना तथा रुचि को बढ़ाना। बालिकाओं की शिक्षा पर भी ध्यान देने की बात कही गई है। उन क्षेत्रों में भी विद्यालय स्थापित करने की बात है, यानी कि इस आरटीई का एक उद्देश्य ये भी है कि उन क्षेत्रों में विद्यालय स्थापित किए जाएं जहां अभी तक शिक्षा का प्रसार नहीं हो पाया है। बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म तथा छात्रवृत्ति प्रदान करके शिक्षा को बढ़ावा देना। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करना, इस आरटीई एक्ट के ये सभी महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। तो आपने अभी इस आरटीई एक्ट 2009 के प्रमुख बिंदुओं के विषय में जाना, ये आरटीई एक्ट क्या है और इस आरटीई एक्ट को क्यों लाया गया, इस आरटीई एक्ट के लाने से क्या फ़ायदे हैं, इसके विषय में आपने जाना। आशा करता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। आप चूँकि ये विषम परिस्थितियाँ हैं, इसीलिए ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था में आज का ये लेक्चर बस यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।